साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। साथियों आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऐसा विषय है जिसपे कम ही लोग बात करते हैं, कम ही लोग काम करते हैं, इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, जबकि आपके चयन के पीछे इस महत्वपूर्ण विषय का बहुत बड़ा योगदान है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ें, एक बड़ा प्रश्न है और बहुत कम ही अध्यापक इसे बताते हैं कि पढ़ना कैसे है। हाँ, सजेशन सुझाव तो हर एक अध्यापक आपको देगा कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास तो घोल बना के पी जाना है। जी हाँ, तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक भी यही है। आज रविवार का दिन था तो मैंने कहा कि इस विषय पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाए और आपको उस वीडियो से अवगत कराया जाए। तो साथियों आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। आज के इस विषय में हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ें। उसके पहले आप सबको बता दें कि टारगेट नौकरी 2024, टारगेट नौकरी 2024 का जो बैच है यह नया बैच है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कल से पहला वीडियो कल गया था और इस बैच में जो सबसे पहली चीज पढ़ाई गई वह पढ़ाई गई हिंदी आलोचना नामक विधा। कौन सी विधा पढ़ाई गई? हिंदी आलोचना। क्या पढ़ाया गया साथियों? तो हिंदी आलोचना नामक विधा कल पढ़ाई गई, जिसका पहला वीडियो आप सबको कल पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग अगर इस बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37, या इस नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं, मिस्ड कॉल कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टारगेट नौकरी 2024 बैच। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसे कैसे पढ़ना चाहिए, और इसके लिए आज आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत ही चर्चित और एक ऐसा इतिहास जिसे हिंदी के सभी अभ्यर्थियों को, प्रतियोगियों को, शिक्षण कर्मचारियों को, शिक्षणेतर कर्मचारियों को छोड़ दें तो हिंदी से जिसका भी पाला पड़ता है उसे पढ़ना ही पड़ता है। अगर आपने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा तो आप बहुत पीछे हैं और आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जी हां, मैं आज इसी हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं। यह इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यह ग्रंथ प्रकाशित किया गया है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। ठीक है, यह भी कई बार पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया है। इस ग्रंथ को आपको पढ़ना है और ये मुद्रण जो हुआ था ये हितचिंतक प्रेस रामघाट काशी से हुआ था। के पावगी जो कि इसके मुद्रक थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे पढ़ना कैसे है और इसका नोट्स कैसे बनाना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ना है और इसका नोट्स हम लोगों को कैसे बनाना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सब तैयार होंगे। तो जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी भूमिका पढ़नी चाहिए। हम क्या करते हैं कि भूमिका नहीं पढ़ते हैं, और कोई भी पेपर हो भूमिका से 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो 2 से 3 प्रश्न भूमिका से पूछे जाते हैं और हम भूमिका को ही नहीं पढ़ते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे पढ़ेंगे भूमिका को और भूमिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे आप लिखेंगे। तो पहली दफा यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का आप पढ़ें तो आप केवल अंडरलाइन करते जाएं और अंडरलाइन करने के बाद जो चीजों को आपने अंडरलाइन किया है उसको कॉपी पे आप उतार लें। ये पहले बार में करना है कि अंडरलाइन करना है और दूसरी बार में उसको कॉपी करना है। ये आपका बन गया नोट्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहां पर एक बार जितने लोग देख रहे हैं वो कृपया लाइक कर दें,
जैसे आप यहां शुरू करते प्रथम संस्करण का वक्तव्य, आपके सामने हम कौन सा संस्करण लेके आए हैं। तो संस्करण का मतलब होता है कि कोई भी पुस्तक कितनी ऑथेंटिक है, इस चीज के पीछे उसका संस्करण महत्वपूर्ण होता है। जितने अधिक संस्करण जिसके आते हैं वो पुस्तक उतना ऑथेंटिक होती चली जाती है। तो मैं आपको आज वो संस्करण दिखा रहा हूं जो बहुत मोटे अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखा गया है। इसके पहले जो भी संस्करण आपको मिलेंगे वो सब बहुत पतली टाइपिंग में है और नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित नहीं है। तो यहां पर प्रथम संस्करण का जो वक्तव्य है, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया। अब आप देखिए कि पहला प्रश्न आपका आ गया। पहला प्रश्न साथियों आ गया है आपका, जो कई बार पूछा गया है। जो लोग देख पा रहे होंगे वो जानते होंगे कि यह प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। क्या प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया है कि किसने किसने ठाकुर शिव सिंह सेंगर के हिंदी साहित्य के इतिहास को वृत्त संग्रह कहा। तो यहां आप देखिए पहली लाइन से ही ये क्वेश्चन बनता है। पहली लाइन से साथियों ये क्वेश्चन बनता है, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। यानी कि रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक से पहली लाइन का ही पहला प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो गया। उसके पीछे सन 1800, यहां देखिए जो भी इसकी डेट्स दी गई हैं वो देवनागरी हिंदी में दी गई हैं। ठीक है, 1886 में डॉक्टर अब सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ध्यान रखिएगा कि ये किताब का जो नाम है बहुत सारी पुस्तकों में आपको सही नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा ज्यादातर पुस्तकों में इसका नाम क्या मिलता है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान मिलता है। यहां पर जो नॉर्दर्न शब्द मिल रहा है ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलता है, और ये आपको नाम बहुत ही कम पुस्तकों में मिलेगा। ठीक है, जी हाँ, एकदम सही है। 1888 में आपको बहुत कम पुस्तकों में ये बात मिलेगी, मतलब नॉर्दर्न नहीं मिलता। इसका नाम मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद लिखते हैं, काशी की नागरिक प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उनसे सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। ठीक है, तो यह काम किसने किया था? भारत सरकार ने यह काम किया था उन पुस्तकों को प्रकाश में लाने का जो किताबें प्रकाशित नहीं थी। कवि वृत्त संग्रह, ध्यान रखिएगा यहां पर एक और तथ्य आ गया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यहां क्या है, सन 1913 में इन सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने, श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसे वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। अब एक प्रश्न आपका यहां से आता है, ध्यान रखिएगा, यहां से हूबहू एक प्रश्न पूछा जाता है क्या कि मिश्र बंधुओं ने किस सन में यह पुस्तक लिखी, मिश्र बंधुओं में कौन कौन आता है, मिश्र बंधु विनोद का रचना काल क्या है, मिश्र बंधुओं ने ये जो सामग्री ली वो कहां से ली है। अब जो इस इतिहास ग्रंथ को नहीं पढ़ा होगा वो ये नहीं जान पाएगा कि यह सामग्री मिश्र बंधुओं ने कहां से ग्रहण की। तो गवर्नमेंट ने प्रकाशित अप्रकाशित हस्तलिखित सभी इतिहास ग्रंथों को काशी नागरिक प्रचारणी सभा के सहयोग से एकत्रित किया और उस सामग्री से ही
मिस्र बंधुओं ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो यानी सरकार ने सामग्री काशी नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से एकत्रित करवाई और उस सामग्री को एक इतिहास के रूप में उन्होंने दिया। अब शुक्ल जी इस ग्रंथ को क्या कह रहे हैं, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। एक एक प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए, सब आएगा परीक्षा में। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या कहा है कि बड़ा भारी, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। क्या पूछा जाएगा कि शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, और कविवृत्त संग्रह कहा, यह भी, ये किसकी सहायता से लिखा गया, इसकी सामग्री कहां से ली गई, ये आपको होगा। बाकी कितने भागों में प्रकाशित है, 3 भागों में प्रकाशित है, यह भी आप सबको मालूम चल गया। तो जितना अंडरलाइन किया जा रहा है साथियों, इस अंडरलाइन को आप क्या करेंगे, कॉपी पे करेंगे, किताब में करेंगे, और फिर जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। देखिए यहां पर क्या है, उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और छात्र अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, इन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। तो एक कोटेशन यहां से बनता है, यहां से क्या बनता है, शिक्षित जनता की जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। अब ये आपसे पूछा जाएगा साथियों, ये पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है और यह कथन कहां से लिया गया है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल का है और ये कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम जब ये अंडरलाइन लगा रहे हैं तो कैसे मालूम चलेगा, इसके पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ लें और एक बार अपने पाठ्यक्रम को पढ़ लें, तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय किन चीजों को महत्वपूर्ण ठहराना है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट राशियों के उद्भावना नहीं हुई जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रसूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहां तक सहायता पहुंचा सकती थी। एक वृत्तमाला शब्द का प्रयोग किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर इसके बाद सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से ध्यान रखिएगा। यहां से सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर आदि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस पृष्ठ, किस वृत्त संग्रह को इतिहास, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो शुक्ल जी ने शुरुआत में जो लिखे गए इतिहास हैं उनको इतिहास नहीं माना, किसी को वृत्त संग्रह कहा, किसी को बहुत बड़ा वृत्त संग्रह कहा, उन्होंने किसी को इतिहास नहीं माना। तो ध्यान रखिएगा कि यहां इतिहास उन्होंने नहीं माना। साथियों बहुत मैंने सर्च किया और देखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं भी रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कामकाजी महिला पुरुष हैं या ऐसे छात्र हैं जो
जिनके पास किताब पढ़ने का कम समय है, तो मैं उनके लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हिंदी साहित्य के सभी इतिहास ग्रंथों को मैं पढ़ाऊंगा। ये कोर्स में नहीं होगा, ये चीजें कोर्स में नहीं होंगी, यानी कि जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं उस कोर्स में ये चीजें नहीं होंगी। इसमें केवल हिंदी साहित्य का इतिहास ही आपको पढ़ाया जाएगा और उसमें महत्वपूर्ण चीजों को अलग कराया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं, इस पे काम मैंने शुरू कर दिया है। तो एक महत्वपूर्ण कथन है, शुक्ल जी कहते हैं भैया ऐसा नहीं है कि आप आंख मूंद लीजिए और उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में बांट दीजिए और किसी भी वृत्त संग्रह को इतिहास इस तरह से हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी और क्या कहते हैं? 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए, 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदली हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा किया गया था, खड़ा किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, यहां से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथन आता है। क्या आता है? मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदली हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। यहां से एक कथन पूछा जा सकता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने यह बात कही, किसने अपने इतिहास लेखन की शुरुआत जो है वह इस तरीके से की है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर साथियों आपको ये चीजें इस तरह से आपको मार्क करनी है। और मार्क करने के बाद फिर आपको अध्ययन करना है और उसका नोट्स तैयार करना है। हिंदी शब्द सागर, अब ध्यान रखिएगा, यह शब्द कई बार पूछा गया है। आप देखेंगे परीक्षाओं में कई बार आया है कि हिंदी शब्द सागर के रूप में या हिंदी शब्द सागर किस इतिहास ग्रंथ से जुड़ा शब्द है, तो हिंदी शब्द सागर हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी, पर वहां तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रख कर यह कार्य पूरा किया। तो शुक्ल जी ने इतिहास को लिखने के लिए क्या काम किया? ठीक है, अभी लेक्चर बुक है नहीं, लेक्चर बुक मैं शुरू करने जा रहा हूं, एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें लेक्चर बुक पर ही काम करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इतिहास ग्रंथ न तो लिखने का काम और ना ही पढ़ने का काम, ना ही नोट्स बनाने का काम अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या है कि आपका चयन बिना इतिहास को पढ़े नहीं हो सकता है। इतिहास को पढ़े, दरअसल होता क्या, जैसे मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, तो ग्रेजुएशन में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुझे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया गया। उस इतिहास को मैंने पढ़ा और फिर उसका नोट्स बनाया। फिर पीजी में भी उसका इतिहास पढ़ाया गया, पढ़ा और नोट्स बनाया। फिर पीएचडी करते समय भी मैंने उसका अध्ययन किया और आपको अध्यापन करते समय, आपको पढ़ाते समय फिर मैं पढ़ता हूं। तो जब तक आप 2-3 बार, 2 बार कम से कम इतिहास नहीं पढ़ेंगे और आपको कोई डायरेक्शन देके नहीं पढ़ाएगा, तब तक चीजें नहीं होंगी। और आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं भी केवल नोट्स की भरमार है। छात्र क्या चाहते हैं कि उनको केवल नोट्स दे दिया जाए और उसी से उनका चयन हो जाए। तो केवल और केवल अब नोट्स पढ़ने से आपका चयन नहीं होगा, अब आपको मूल किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसी के सापेक्ष मैं यहां पर बात कर रहा हूं।
अब बात करता हूं कि इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया वह थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। अब शुक्ल जी ने पूरे किताब का जो सार है यहां पर प्रस्तुत किया है। अब यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं क्या है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने क्या कहा है कि मैंने जो पहला काल का नाम दिया एक रचना की प्रचुरता के आधार पर दिया। ठीक है, अब समझिएगा, आप सब कमेंट करके बताएं कि रामचंद्र शुक्ल ने पहला काल कौन सा रखा और उसका नाम क्या दिया। तो शुक्ल जी ने पहले काल यानी आदि काल को वीर गाथा काल कहा और उसके पीछे का उन्होंने कारण प्रस्तुत किया कि भैया हमने इसका नाम क्यों रखा। जैसे होता यह है कि मान लीजिए किसी बच्चे की उंगली में हाथ में 6 उंगलियां हैं तो उसको छंगू कहते हैं। कोई बच्चा काला है तो उसको कलुआ कह देते हैं। कोई लंबा है तो उसको लंबू कह देते हैं। यानी कि उसका नामकरण काफी कुछ उसके प्रवृत्ति, रूप, रंग, भाषा इत्यादि पर निर्भर करता है। तो शुक्ल जी भी यही बात कह रहे हैं कि हमने जो नामकरण किया वो किस आधार पर किया। तो मैंने जो नामकरण किया वह इस आधार पर किया कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। तो रचनाओं के स्वरूप के अनुसार और जिस कालखंड में जिन रचनाओं की अधिकता थी, जिस स्वरूप की अधिकता थी, उसी आधार पर मैंने उसका नामकरण कर दिया। तो भैया इन्होंने भी वीरतापूर्ण रचनाएं अधिक इनको दिखी, वीर रस की रचनाएं अधिक दिखी और इसी वजह से इन्होंने इसका नामकरण क्या कर दिया, वीर गाथा काल कर दिया। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में लिखा है। ज्यादातर हमारे छात्र ये कहते हैं कि गुरुजी बहुत कठिन इतिहास है, मैं पढ़ता हूं तो फिसल जाता है, नहीं समझ में आता है। तो मैंने इसीलिए प्रयास किया कि आपको इतिहास पढ़ाऊं और निश्चित तौर पर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, चलिए, जितने लोग आते जाएं वो लाइक जरूर करें। साथियों लाइक जरूर करें, इससे उत्साहवर्धन होता है और लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले वह परिणाम में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो यहां पर दो चीजें और मैं आपको क्लियर कर दूं कि शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि आप कहेंगे, जिसपे जैसे आलोचकों ने इनके ऊपर बहुत बात कही कि भाई आपने इसका नाम वीरगाथा काल रख दिया, लेकिन वीरता के साथ श्रृंगार के भी पद मिलते हैं, उसी के साथ नाथ सिद्धों की बानियां भी मिलती हैं, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो आपने इसका नाम वीरगाथा काल क्यों रख दिया। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं कहूं कि 2, 5, 7, 10 इस तरह से मान लीजिए 2 ग्रंथ मिल गए सिद्धों के, 2 ग्रंथ मिल गए जैनियों के, 3 ग्रंथ मिल गए पागचरित के, 5 ग्रंथ मिल गए आपके वीरगाथा के, तो जिसकी अधिकता है उसको नामकरण का आधार बनाया और प्लस ऐसे ग्रंथों को आधार बनाया रचना उस कालखंड का जो कि प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्धि एक चीज यहां इन्होंने स्पष्ट किया है कि एक तो प्रसिद्धि को बहुत महत्व दिया गया और दूसरा महत्व दिया गया प्रचुरता का। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने जब काल विभाजन और नामकरण किया तो दो आधार उनके सबसे महत्वपूर्ण थे। एक तो थी रचनाओं की प्रसिद्धि और दूसरी थी उस तरह के ग्रंथों की प्रचुरता। ये दो चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर पेज नंबर 3 पे शुक्ल जी क्या कहते हैं। पृष्ठ नंबर 3 पे शुक्ल जी क्या कहते हैं, भीतर जिस एक ही ढंग की बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उसे काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोट की बहुत सी पुस्तकें इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाएं करें, प्रसिद्ध भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की
प्रतिध्वनि है। ये यहां से एक महत्वपूर्ण कथन उठा लेंगे। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। तो शुक्ल जी किस चीज को महत्व दे रहे हैं? लोक प्रवृत्ति को महत्व दे रहे हैं। शुक्ल जी किसको महत्व दे रहे हैं? उस दौर आप देखेंगे शुक्ल के यहां एक शब्द बहुत मिलेगा, प्रवृत्ति, लोक प्रवृत्ति। तो लोक प्रवृत्ति को शुक्ल जी बहुत महत्व देते हैं। तो लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया है। तो यहां पर शुक्ल जी ने अपने काल विभाजन का नामकरण किस तरीके से किया, उनके काल विभाजन के नामकरण का आधार क्या था, वो अपनी पुस्तक में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। आप उठा के देखें तो मैंने जितना बताया यहां से कम 10 प्रश्न, यानी कि अभी तक मैंने 3 पेज पढ़ाए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के केवल 3 पेज पढ़ाए हैं और इन 3 पेजेस में 10 प्रश्न से अधिक अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इनके नामकरण की तरफ चलेंगे। इनके नामकरण की तरफ चलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। तो यहां से एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम कैसे रखा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम रखा? तो वीरगाथा काल रखा। यह प्रश्न पूछा जाता है। उस काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी प्रकार की रचनाएं आदिकाल में शुक्ल जी बताते हैं। तो शुक्ल जी आदिकाल में 2 तरह की रचनाएं बताते हैं, अभ्रंश और देश भाषा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी देश भाषा को क्या कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दें कि शुक्ल जी देश भाषा को और किस नाम से पुकारते हैं। देखिए, जितना आप लोग कमेंट करेंगे, जितना आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ रिलेवेंट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं। ये किताब आपके पास है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और एक मैं सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें सभी इतिहासों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। देखिए बहुत सारे लोग हैं। मार्तंड जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हैं। कमेंट करके आप सब बताते जाएं कि मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं। शुक्ल जी ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है। किसमें? कई बार 2 प्रकार की रचनाओं को, एक तो अपभ्रंश की और दूसरी देश भाषा की। यहां वो पूछते हैं कि देश भाषा को और किस नाम से उन्होंने कहा। तो आप देखेंगे कि देश भाषा के बगल उन्होंने एक ऐसे अंडर लिखा है, बोलचाल की भाषा। तो देश भाषा का मतलब उस समय में जो आम लोगों के बीच बोलचाल की भाषा थी। देखिए साहित्य की भाषा हमेशा उच्च होती है और बोलचाल की भाषा निम्न होती है। जैसे संस्कृत जिस काल में लेखन साहित्य की भाषा थी, प्राकृत उस दौर में बोलचाल की भाषा थी, अश्वपालकों की भाषा थी। किसकी किसकी भाषा थी? जो घोड़ा पालने वाले लोग होते थे, यानी कि जो स्तंभल में काम करने वाले लोग होते थे, वो बोलते थे। धोबी, नाई, कहार या इस छोटी जातियां जो थी वो इसको बोलती थी। उच्च वर्ग के लोग जो साहित्यिक लोग होते थे वो संस्कृत बोलते थे। तो उस दौर जो थी प्राकृत थी। प्राकृत का मतलब ही होता है गिरना। जब प्राकृत बोली जा रही थी, जब प्राकृत साहित्य की भाषा थी, तो उस समय अपभ्रंश जो थी आम लोगों की भाषा थी। अपभ्रंश जिस समय साहित्यिक भाषा थी, उस समय अवहट और उससे नीचे गिरी की स्थिति थी। तो जैसे जैसे आप चलेंगे उसका क्रम ऐसे नीचे नीचे गिरता जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर देश भाषा को क्या कहा गया है? बोलचाल की भाषा कहा गया शुक्ल जी के शब्दों में। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के चर्म तत्व निरूपण संबंधी धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, अपभ्रंश के लिए साहित्य कोटि में नहीं आती। अब यहां से देखिए तो एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शुक्ल जी ने किन ग्रंथों को साहित्य की कोटि में नहीं रखा और क्यों नहीं रखा। अब उन्होंने 2 भागों में बांटा और यहां से ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो
जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं, जो साहित्य कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। ये प्रश्न मुझे लगता है कि कम से कम 20 बार पूछा गया होगा। क्या पूछा गया है कि शुक्ल जी ने किसको साहित्य की कोटि में नहीं रखा है और क्यों नहीं रखा है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। तो अपभ्रंश भाषा में बता रहे हैं कि जैन धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म तत्व का निरूपण किया। किसने? अपभ्रंश भाषा में जैनाचार्यों ने धर्म तत्व का निरूपण किया और इसी वजह से शुक्ल जी उसको साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं। और क्या कहते हैं, जिनका उल्लेख वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग जान जाएं, ये मान जाएं कि उस दौर में लोक भाषा के तौर पर अपभ्रंश भाषा का व्यवहार जैन धर्म के अंतर्गत किया जाता था। ठीक है, क्लियर है आप सबको? वेरी गुड। अब यहां साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्य पुस्तकें केवल 4 हैं। ये इतनी बड़ी बात शुक्ल जी ने कहा। करें कि हमने जो बात लिखी है, मतलब हमने जो बातें लिखी हैं, अगर उसे निर्धारित करने के लिए पुस्तकों को देखें तो किताब ही बहुत कम है। ज्यादातर तो छोटे छोटे दोहे लिख दिए गए हैं। कुछ जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो धार्मिक काव्य है, उनको हम साहित्य ही नहीं मानते। तो हम प्रवृत्ति निर्धारित करते समय, नाम इनका लिखते समय हम किन ग्रंथों को महत्व दें, तो ऐसे ग्रंथों के लिए केवल 4 ग्रंथों को उन्होंने माना। और इन 4 ग्रंथों को उन्होंने किसके अंतर्गत रखा है बताइए? एक तो हो गया देश भाषा काव्य, और दूसरा जो हो गया, दूसरी कोटि क्या है? 2 कोटियां भी शुक्ल जी ने बताई थी। मैं फिर से आप सबको दिखा देता हूं क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। ये देख लीजिए, शुक्ल जी ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग उन्होंने क्या कहा? देश भाषा, और दूसरा अपभ्रंश कहा। ध्यान रखिएगा, देश भाषा को उन्होंने बोलचाल कहा है और अपभ्रंश के अंतर्गत वो चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्ल जी अपभ्रंश के साथ चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि अपभ्रंश में रचना ही बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अपभ्रंश में एक तो हम जैन आचार्यों की बात करते तो जैन आचार्य जो भी लिख दिए वो सब धार्मिक काव्य, उसको हम साहित्य ही नहीं मानते, तो उसको हटा दो। इसके अलावा अगर कुछ अपभ्रंश में लिखा गया तो वो फुटकल दोहे हैं, तो फुटकल दोहों को हम महत्व नहीं देते, उनको साहित्य की प्रवृत्ति के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती, तो वो उसको भी महत्व नहीं देते हैं, जो फुटकल दोहे थे। और जैन धर्म के जो काव्य थे उसको भी महत्व नहीं देते। अब वो अपभ्रंश में केवल 4 रचनाओं को महत्व देते हैं कि भैया यही 4 रचनाएं हैं जिनके आधार पर मैंने इसका नामकरण किया है। अब वो 4 रचनाएं कौन है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के नामकरण के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख किया? तो 2 तरह की रचनाओं का उल्लेख किया। पहली तरह की रचनाएं कितनी हैं? 4 हैं। किसको अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया? तो जैन काव्य को। जैन काव्य को क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको धार्मिक साहित्य मानते थे। फुटकल साहित्य को उन्होंने इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया। 4 रचनाएं कौन सी हैं? इसको कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब यहां देखिए, विजयपाल, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब यहां इसकी एक ट्रिक आपको बता देते हैं। आपको साथियों एक ट्रिक बता देते हैं तो कभी नहीं भूलेगा। आपको ट्रिक बता देते हैं, क्या है? तो है, यहां एक ट्रिक है इसकी, हम वी हमवी की करेंगे। ठीक है, तो एक गाना है, हम भी की करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हनी सिंह का गाना सुनते हैं, तो हनी सिंह क्या करते हैं? यो यो हनी सिंह, तो यो यो करते हैं।
अब यहां शुक्ल जी क्या कर रहे हैं, तो शुक्ल जी ने हनी सिंह के विषय में सुना कि हनी सिंह क्या करते हैं, हनी सिंह करते हैं यो यो हनी सिंह, तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम भी, इन्होंने कहा हम भी की करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हनी सिंह यो यो करते हैं, तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, हम भी की करेंगे, लेकिन की किस भाषा में करेंगे, अपभ्रंश भाषा में करेंगे। तो शुक्ल जी ने हनी सिंह को सुनने के बाद अगर शुक्ल जी आज होते तो वो क्या करते, वो ये कहते कि भैया शुक्ल जी क्या कहते कि हम अपभ्रंश भाषा में की करेंगे, तो हम भी की करेंगे। ठीक है, हम भी की करेंगे, और किस भाषा में की करेंगे, अपभ्रंश भाषा में की करेंगे। अब देख लेते हैं, हम का मतलब हो गया हमीर रासो, ठीक है, वी का मतलब क्या हो गया, विजयपाल रासो, की का मतलब कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये चारों रचनाएं किस भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में है। याद रहेंगी कि शुक्ल जी ने नामकरण के तौर पर किन चार अपभ्रंश रचनाओं को महत्व दिया, चार रचनाएं ये हो गई, किसको महत्व नहीं दिया, जैन काव्यों को धर्म धर्म साहित्य होने की वजह से, और फुटकल दोहों को भी नामकरण के पीछे महत्व नहीं दिया। क्लियर है सबको, समझ में आ गया, आगे बढ़े, वेरी गुड। तो आज से आप लोग क्या कहेंगे, यो यो हनी सिंह के बदले हम भी की करेंगे, हम भी की करेंगे, और किस भाषा में की करेंगे, अपभ्रंश भाषा में की करेंगे। तो हमेशा याद रहेगा, राइट हो गया। चलिए, अगर आप लोग टारगेट नौकरी 2024 बैच लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करके ये बैच ले सकते हैं। साथियों, हमारा नंबर है 96 28 95 92 37, जो न्यू फ्रेश बैच है, कल से स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये तो चार रचनाएं अपभ्रंश की हो गई। अभी आप कभी मत भुलाना, ठीक है, सजना मुझे कभी मत भुलाना, सजना को तो भुला दो, लेकिन ये रचनाएं मत भुलाना गुरु, क्योंकि यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और ये आपके जिंदगी का सवाल है। ठीक है, अब यहां क्या प्रश्न है कि देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य को क्या नाम दिया है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी कुछ देर पहले ही मैंने मार्क कराया था, आपको कमेंट करके जवाब देना है कि रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य को क्या नाम दिया। जैसे लोग कहते हैं कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो कहते हैं पगली कुछ नाम न दे, बस पढ़ लिख ले, टीजीटी पीजीटी में नौकरी लग जाए, फिर आ जाना, हम ब्याह कर लेंगे, अभी कोई नाम वाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्यार को कोई नाम न दो, पहले नौकरी ले लो। तो वैसे मैं कहता हूं कि देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें जो हैं, देश भाषा को उन्होंने क्या नाम दिया था, तो देश भाषा को शुक्ल जी ने क्या कहा था, बोल चाल की भाषा। यानी कि अपभ्रंश क्या थी, उस समय आम लोगों के लिए भाषा नहीं थी, वो साहित्य की भाषा थी, और उस समय जो लोगों के बोलचाल की भाषा थी उसको क्या कहा गया, देश भाषा काव्य कहा गया, और उसी को उन्होंने बोलचाल की भाषा कहा था। ठीक है, जितेंद्र पासवान जी, धर्मेंद्र प्रसाद जी, मनोज कुमार जी, रेणु सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि जैसे कोई पढ़ रहा है, यानी ऐसा लगता है कि ब्रह्म राक्षस के जैसे मैं अकेले ही चिल्ला रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि ये 8 रचनाएं जो है इसको कैसे याद रखें। सॉरी, तो ये क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 4 रचनाएं उन्होंने दिया जो अपभ्रंश की थी, और 8 रचनाएं देश भाषा की होंगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि ये रेशियो 4 और 8 का था, या ये रेशियो 4 और 8 का था। तो देखिए, समाज में पढ़े लिखे लोग हमेशा कम होंगे, और अपभ्रंश जो थी उस समय साहित्यिक भाषा थी, उच्च वर्ग के लोगों की भाषा थी, और बोलचाल वाले भाषा के लोग अधिक थे। तो ऐसे याद रखिएगा, तो हमेशा यही याद रखना है कि जो 4 था वो कम था, तो कम लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे कम लोग, साहित्यिक लोग कम होते हैं, इसलिए अपभ्रंश वाली भाषा कम थी, और जो आम बोलचाल की भाषा थी, यानी जो देशज भाषा थी, उसकी संख्या इसकी दोगुनी थी, यानी कि कुल 8 रचना थी। तो ये 8 रचना हो गई। तो पहले के ट्रिक हम लोगों ने क्या बताया था, हम भी की करेंगे, हम क्या करेंगे, एक गाना है ना, की करेंगे, हम भी, मतलब शुक्ल जी ने कहा कि हम भी की करेंगे। अब दूसरा ट्रिक देखते हैं इन 8 रचनाओं के लिए। ये 8 रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन्होंने बताया
कि खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, जिसका नाम आल्हा का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। ये 8 रचनाएं शुक्ल जी ने और बताई। ठीक है, हाँ, चलिए अब क्या करते हैं साथियों, इन रचनाओं को याद करते हैं। और ये 8 रचनाएं कई बार आई हैं, खूब आई हैं और पूछी भी जाएंगी, तो इसका भी एक प्यारा सा ट्रिक बना लेते हैं। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमात्मा परमाल रासो, खुमान रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। ठीक है, अब इनको हम कैसे याद करेंगे, इनका एक ट्रिक बना लेते हैं और ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दरअसल क्या नाम है, खुमान रासो। तो यहां पर खुमान रासो, दलपति विजय। अब अच्छा, रचनाकार बाद में याद कर लेंगे, पहले रचना याद कर लेते हैं। तो क्या है कि बी बीज, एक शब्द निकला बी और दूसरा शब्द निकला ज, बीज। तो यहां देखिए बी से बीसल देव रासो और ज से जयमयंक जस चंद्रिका। ठीक है, तो बीज खू और यहां लिखेंगे पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से क्या हो गया, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वी में हम क्या बोते हैं, बीज बोते हैं। तो पृथ्वी बीज, ये भी हो गया, पृथ्वी बीज और खुमान रासो और परमाल रासो। पृथ्वी बीज खुमान, ये भी हो गया, और फिर क्या हो गया, परमाल जय, परमाल और जय। ठीक है, परमाल भी हो गया और ये जय हो गया। अब यहां क्या है, खुसरो विद्यापति, तो यहां पर हो जाएगा खुसरो विद्यापति। तो एक कहानी बन गई। दो ट्रिक बताऊंगा, पहली ट्रिक ये बन गई, दूसरी ट्रिक फिर से बताऊंगा। देखिए यहां पर क्या ट्रिक बनी, ट्रिक बनी कि पृथ्वी में बीज बो खुमान, पृथ्वी में बीज बो खुमान, परमाल की जय होगी, खुश होंगे विद्यापति। पृथ्वी में बीज बो खुमान, परमाल की जय होगी और खुश रहेंगे विद्यापति। तो एक ट्रिक ये बन गई कि पृथ्वी में बीज बो खुमान, परमाल की जय होगी, खुसरो खुश रहेंगे विद्यापति। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक क्या होगी वो हम और बनाते हैं फटाफट। चलिए, दूसरी ट्रिक क्या होगी, जो क्रमवार रहेगी, यानी कि जो शुक्ल जी ने रचनाएं लिखी हैं वो क्रम से लिखी हैं। सबसे अंत में 14वीं शताब्दी में विद्यापति आती है। तो कई बार इन रचनाओं का क्रम पूछ लिया जाता है, तो क्रम से इन रचनाओं को भी याद रखना है, यह भी एक चुनौती है। तो चलिए क्रम से याद कर लेते हैं। खू, खूब, खूब पृथ्वी की जय जय करो, पहला हो गया खूब पृथ्वी की जय जय करो, परम खुसरो, खुसरो विद्यापति का पद गाएंगे। ये दूसरा ट्रिक हो गया। अब ये जो ट्रिक है ये क्रम से है और ये बार बार पूछा जाता है कि इनके जो 8 रचनाएं हैं, जो देश भाषा की रचनाएं, उनको क्रम में रखिए। अब मान लीजिए शुरू की 4 रचनाओं को दे दिया कि इन 4 रचनाओं को क्रम में रखिए, या बाद की 4 रचनाओं को दे दिया कि इन रचनाओं को क्रम में रखिए। तो इस तरह का प्रश्न बनता है। तो क्या हो गया, खूब पृथ्वी की जय जय करो, परम खुसरो विद्यापति का पद गाएंगे। ठीक है,
तो यहां पर क्या हुआ कि एक बार खुसरो के पास सब लोग गए, कहे कोई गाना सुना दीजिए, तो उन्होंने कहा हम गाना नहीं गाएंगे। तो किसी ने बताया कि अगर आप सब खूब पृथ्वी का जय जय जयकारा करने लगेंगे तो परम खुसरो जो हैं ये विद्यापति पर पद गाने लगेंगे। तो लोगों ने क्या किया कि खूब पृथ्वी का जय जयकारा करने लगे और फिर परम खुसरो जो थे वो खुश होकर विद्यापति का गाना गाने लगते हैं। तो क्या हो गया, खूब पृथ्वी की जय जय करो, परम खुसरो विद्यापति का पद गाएंगे। खूब पृथ्वी की जय जय करो, परम खुसरो विद्यापति का पद गाएंगे। खूब पृथ्वी की जय जय करो, परम खुसरो विद्यापति का पद गाएंगे। और शुक्ल जी का गाना क्या था, हम भी की करेंगे। तो इधर क्या हो रहा है कि खूब पृथ्वी की जय जय करो, परम खुसरो विद्यापति का पद गाएंगे, और शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम भी की करेंगे, हम भी की करेंगे। तो ये 12 रचनाएं हो गई। इन 12 रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है कि किस तरीके से शुक्ल जी ने क्या क्रम दिया है, ये आपको याद रखना है। तो शुक्ल जी ने इन रचनाओं का क्रम जो दिया, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, जिसे आल्हा का मूल रूप कहा गया, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। ठीक है, चलिए जिसको याद है बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूं कि क्रम से याद भी करना है। जैसे आप लोग को याद है बहुत अच्छा है, लेकिन क्रम से याद होना चाहिए। क्रम से कैसे याद होना चाहिए, इस तरीके से कि शुक्ल जी की जो 12 रचनाएं हैं, 4 रचनाएं अलग और 8 रचनाएं अलग, उनको क्रम में आप रख पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप क्रम में रख पा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहां जैसे पूछेगा कि खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जयचंद प्रकाश, तो इसमें जो है इन 4 रचनाओं को दे देगा और कहेगा कि इन 4 रचनाओं को क्रम में रखिए शुक्ल जी के अनुसार। तो शुक्ल जी ने इन चारों रचनाओं को किस क्रम में रखना है, या बाद की 4 रचनाएं दे देगा, कहेगा इन 4 रचनाओं को शुक्ल जी के अनुसार क्रम में रखिए। तो क्रम में जब रखेंगे तो इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि प्रकाश पहले आएगा और चंद्रिका बाद में आएगी। एक ही चीज आपको याद रखना, जब जय जय की बात आएगी तो प्रकाश पहले आएगा, चंद्रिका बाद में आएंगी, याद रखिएगा। क्योंकि होता क्या है, पहले चंद्रिका आती, प्रकाश बाद में आता है। लेकिन यहां उल्टा है, पहले जयचंद्र प्रकाश आएगा, पहले चंद्र का प्रकाश आ जाएगा, फिर जयमयंक जस चंद्रिका आएगी। यानी कि चंद्र का प्रकाश पहले आएगा और चंद्रिका का प्रकाश बाद में आएगा। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहां देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर गौर करेंगे कि शुक्ल जी ने और क्या कहा है। ठीक है, देखिए ये पेज नंबर 4 है और पेज नंबर 4 आते आते लगभग 20 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि 4 पेज में 4 पेज में लगभग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमको मिल चुके हैं। और कितनी मजेदार बात है, और हम लोग इस किताब को पढ़ना नहीं चाहते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीशल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। शुक्ल जी ने किन 2 पुस्तकों को वीरगाथात्मक नहीं कहा है, यहां से यहां तक ये। तो शुक्ल जी ने किन पुस्तकों को वीर गाथात्मक नहीं किया है, तो इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। यानी खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बीसल देव रासो वीर गाथात्मक नहीं हैं। तो शुक्ल जी आपसे पूछेंगे, कोई परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछेगा कि शुक्ल जी ने किन 3 रचनाओं को 12 रचनाओं के अंतर्गत रखा या वीर गाथा नामकरण के अंतर्गत रखा, लेकिन उन 3 रचनाओं के लिए स्वयं ये कहते हैं कि ये रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं है। तो शुक्ल जी ने 12 रचनाओं का उदाहरण दिया, लेकिन स्वयं 3 रचनाओं को वो बता रहे हैं कि ये 3 रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं है। कौन कौन सी, एक तो है विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां, और एक रचना है बीसल देवरासो। तो 3 रचनाओं को छोड़कर शुक्ल जी ने यह बात कही है। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है।
जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की नामावली दी है। अब ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने जो अपना इतिहास लिखा, उस इतिहास ग्रंथ के लिए बहुत सारा कच्चा माल या रॉ मटेरियल जो है वह दूसरी पुस्तकों से भी ग्रहण किया है और उन्होंने मिश्र बंधुओं से भी बहुत सारी चीजें ग्रहण की हैं और जिसके लिए वो उल्लेख कर रहे हैं। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों और नामावली का चित्रण या वर्णन किया है जिसमें भगवत गीता, वृद्ध नवाकार, वृत्ता वृत्तमाल, अब यहां पर जितनी रचनाओं का उन्होंने वर्णन किया है ये 10 रचनाएं हैं। तो 10 रचनाएं जो हैं साथियों, ये 10 रचनाएं जो हैं इनका नाम जो है ये पूछा जा सकता है कि ये कहां से ये 10 रचनाएं शुक्ल जी ने ग्रहित की हैं। तो शुक्ल जी ने ये 10 रचनाएं कहां से ग्रहित की हैं? तो ये रचनाएं उन्होंने मिस्र बंधुओं से स्वीकार की हैं कि ये रचनाएं जो हैं हमने मिस्र बंधुओं से ग्रहण की हैं। ठीक है। अब इन रचनाओं को भी आप अपने नोट्स में सम्मिलित करेंगे। ठीक है। इन रचनाओं को क्या करेंगे आप अपने नोट्स में सम्मिलित करेंगे। चलिए, अब साथियों एक और सूचना आप लोगों के लिए है कि बहुत सारे लोगों की जो वैलिडिटी है वो खत्म दिखा रही है। तो अगर किसी भी साथी की वैलिडिटी खत्म हो गई है, उसका पेपर नहीं हुआ है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको। तो पहली रचना जो शुक्ल जी ने बताई भगवत गीता, दूसरी वृद्ध नवकार, तीसरा वर्तमाल, तीसरा समुतसार, तीसरा पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंत गिरी रासा, नेमीनाथ चौपाई और उवेश माला जिसे उपदेश माला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने कुल 10 रचनाओं का उल्लेख किया। ये 10 रचनाएं जो हैं मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में रखी हैं जिसका हूबहू वर्णन यहां पर किया गया है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है जैसा कि उसकी इस भाषा से ही स्पष्ट है। मतलब पहली कौन सी रचना, भगवत गीता को। अब उसके बाद क्या कहते हैं शुक्ल जी, इस पर गौर फरमाना है और ये पंक्तियां देखना है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तेहि दिन कया कीनी मन लाई, हरि के नाम गीत चितियाई, और सुमिरै गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार हैं जाकर नाऊं। अब देखिए जो आपके यहां परीक्षा में जो काव्य की पंक्तियां पूछी जाती हैं इन्हीं इतिहास ग्रंथों से ही पूछी जाती हैं। तो जो भी इतिहास ग्रंथ में काव्य की पंक्तियां हैं सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। तो जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों को संवत 1000 से क्या संवत 500 से भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूची पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना, ये है। तो यहां ध्यान रखिएगा कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको मैं बता रहा हूं कि वीर रस होता क्या है। जैसे आप मान लीजिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो लड़ाई झगड़ा में कभी भी सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, सामान्य शब्दों का प्रयोग आप कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं करते हैं। अलेले माल भैया है इनका, मार राजा है इनका, इस तरह का तो बात करेंगे नहीं। हमारा बच्चा है, मेरा बाबू, इस तरह बात करेंगे नहीं। तो कभी भी आप जब युद्ध की बात करते हैं, वीर रस की बात करते हैं, तो हमेशा आपको ये देखने के लिए मिलता है
कि वो जो भाषा होगी वो थोड़ी सी कठिन होगी और उस भाषा में द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया जाता। शुक्ल जी वही कह रहे हैं कि अगर द्वित्व वर्णों का मतलब एक आधा मतलब आधे अक्षरों का प्रयोग अगर किसी ने कहीं देख लिया तो तुरंत वो ये समझता है कि वर्णों का देखकर प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं। अब देखिए रामचरितमानस चौपाई में लिखा गया तो लोग जहां चौपाई देख लेते हैं तो सोचते हैं कि ये अवधि में होगा और कहीं अगर आधे अक्षरों का प्रयोग द्वित्व देख लेते हैं तो उसे प्राकृत भाषा समझने लगते हैं। तो प्राकृत भाषा की एक विशेषता थी द्वित्व। द्वित्व का मतलब जैसे हम कहें मट्ठा, तो ये कैसा लिखा गया है, एक ही शब्द को द्वित्व करके, ठीक है, माने आधे आधे अक्षर जहां ज्यादा प्रयोग में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्वित्व कहते हैं। तो शुक्ल जी बता रहे हैं कि कहीं द्वित्व देख लेते थे तो प्राकृत समझने लगते थे और चौपाई देख लेते थे तो अवधि और बैसवाड़ी समझते थे, जो भाव को थाट और वैल्यू को विचार कहते हैं। यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 से क्या संवत 500 के लिए भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो यहां से यहां तक जो महत्वपूर्ण कथन है, ये एक सेंटेंस जो है यह परीक्षा में पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है। तो यहां तक एक कथन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां तक स्पष्ट हो गया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो पेज संख्या 5 देखिए, थोड़ा समय लगता है पढ़ने में। अगर इसको सरसरी निगाह से बिना समझे हुए पढ़ते तो बहुत आसानी से हम पढ़ सकते थे, लेकिन अब जितना पढ़ ले रहे हैं ये आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 5 पेज पढ़ने में बहुत हमको लगेगा 10 या 15 मिनट लगेगा, लेकिन वो भूल जाएगा। लेकिन मैंने 5 पेज जो आपको 1 घंटे में पढ़ाया, अब ये कभी नहीं भूलेगा, आपके मस्तिष्क में ये बन गया अगर आपने ध्यान से सुना तो। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और साहित्य कूट में नहीं आ सकती। ध्यान रखिएगा, उनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती हैं। नंबर 6 योग की पुस्तक है, नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं। अब ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने किस पुस्तक को केवल नोटिस मात्र कहा है। अब ये जो उन्होंने 12 पुस्तकें दी हैं, ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने जो 12 पुस्तकें दी हैं, उन 12 पुस्तकों के विषय में वो क्या बता रहे हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें किस तरह की हैं। तो बता रहे हैं कि उनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व से संबंधित है। 2 मतलब हमीर रासो, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है, साहित्य कोट में नहीं आ सकती। और नंबर 6 योग की पुस्तक है, 6 योग की पुस्तक है। और नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं। 3 और 4 कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है वो केवल नोटिस मात्र है। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तो ये जो चीजें हैं वो पूछी जाएंगी कि किस ग्रंथ को नोटिस मात्र कहा गया है। ये कई बार परीक्षाओं में आता है कि नोटिस मात्र किस ग्रंथ को कहा गया है, कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद को ज्योतानार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवतक पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्य भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो शुक्ल जी ने कहा कि हमारी जो कोटि है, इन सारी पुस्तकों में हम केवल 2 पुस्तकों को ही महत्व दे रहे हैं। कहते हैं कि यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। यानी कि 12 में उन्होंने 9 वीर गाथात्मक किया है। 3 पुस्तकें जो उन्होंने हमने पहले बता दिया था कि उसको उन्होंने वीर गाथा की क्रोट में नहीं रखा था। 9 वीर गाथात्मक है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा
साहित्यिकता नहीं है। और इन 12 पुस्तकों में शुक्ल जी ने कितनी रचनाओं को वर्णात्मक और साहित्यिक कहा है? ध्यान रखिएगा, केवल 2 पुस्तकों को साहित्यिक पुस्तकें कहा है। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए कि शुक्ल जी ने 12 रचनाओं में किन 2 रचनाओं को साहित्यिक पुस्तकें कहा है? ध्यान रखिएगा, तो शुक्ल जी ने इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें जिनको साहित्यिक कहा, और बाकी जो पुस्तकें बच रही हैं, कितनी बच रही हैं? तो 3 पुस्तकों को तो शुक्ल जी ने पहले ही बाहर कर दिया था, 9 बची। 9 में से 2 को वो साहित्यिक मान रहे हैं, 7 बची। अब 7 पुस्तकों को उन्होंने वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव कहा है, और उसमें भी एक में नंद के ज्योतनार का वर्णन है और दूसरी में गुजरात के रैवतक पर्वत का वर्णन है। तो ये चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है आप सबको? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए यहां से, देखिए सारा ग्रंथ, सारा खजाना आपके पास है। मैं तो सब कुछ बता देता हूं कि कहां से प्रश्न बनता है। अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो कर सकता है, उसको कोचिंग भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपके अंदर डेडिकेशन हो, बस आपके अंदर रेगुलरिटी हो। अगर आप रेगुलर हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आपको कोचिंग भी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई, वहां अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा निर्दिष्ट की गई है। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी सूफी काव्य। अब यहां इनके नामकरण पर भी प्रश्न बनता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? एक ही काल की एक ही कोट की रचना के भीतर जहां भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई, अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया। तो क्या भक्ति काल के भीतर पहले, भक्ति काल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई। ये महत्वपूर्ण है। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी, ध्यान रखिएगा, निर्गुण को ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत किसने रखा है? शुक्ल जी ने। और प्रेम मार्गी को सूफी के अंतर्गत किसने रखा है? शुक्ल जी ने। तथा सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई, उनकी एक दूसरी से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। ठीक है, रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा, उसका, रीति काव्य के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने रीति काल का विभाजन या उपविभाजन क्यों नहीं किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुक्ल जी इसके लिए जवाब दे रहे हैं कि मैंने रीति काल का जो नाम है वो विभाजित क्यों नहीं किया। तो बताते हैं कि रीति काल के भीतर, वो लिख रहे हैं, रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि मुझे कोई संगत आधार नहीं मिला, जिसके वजह से रीतिकाल का उपविभाजन मैंने नहीं किया। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए गए बिना विभाग किए किए विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका नामकरण किया, जैसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो शुक्ल जी इसी पे टिप्पणी कर रहे हैं कि आपने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कैसे कह दिया। तो इसी पर बात है। किसी काल विस्तार, यहां देखिए, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देने से 2 हिस्सों में बांट डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उन काल में होने वाले कवियों के समान रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए, जिस आधार पर हम उस काल का नामकरण करते हैं।
पृष्ठ संख्या 6। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिलता। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ये यहां से कोटेशन लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई शुक्ल जी ने रीतिकाल पर इतना महत्व क्यों नहीं दिया, और उसके पीछे उन्होंने चुटकी लेते हुए बहुत ही बड़ी बात कह दिया। क्या बात कह दिया? ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां पर रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। क्या कहनी है? तो इस काल में कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैंने अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ। उन्होंने बहुत ज्यादा रचनाकारों की प्रवृत्तियां नहीं बताई कि किसका नाम क्या था, किनके पत्नी का नाम क्या था, पुत्रों का नाम क्या था। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा प्रवृत्तियों पर विशेष छानबीन नहीं की, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। तो शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों पर अधिक छानबीन नहीं की, क्योंकि वो कवि कीर्तन नहीं करना चाहते थे। जैसे आप कीर्तन करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे हनुमान जी का कीर्तन करें तो हनुमान जी का बखान किया जाता है। राम का कीर्तन करते हैं तो राम का बखान किया जाता है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि हमने रीतिकाल के कवियों का एक व्यवस्थित ढांचा स्थापित करना था, कवियों का कीर्तन नहीं करना था। इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा छानबीन उस पर नहीं की। क्लियर है कि उन्होंने क्यों नहीं किया? बहुत अच्छा। अब यहां से एक कथन जो है वो परीक्षा में, आप खुद अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कई बार पूछा गया है। देखिएगा, अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि भैया हमने अपने से कोई मेहनत नहीं की, मैंने अपने से कोई खोजबीन नहीं की, क्योंकि मुझे रीतिकाल के कवियों पर एक ढांचा प्रस्तुत करना था, कवि कीर्तन नहीं लिखना था। बहुत आसानी से मैंने ये सारी बातें, परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ले लिए हैं। तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास के लेखन में किन किन ग्रंथों का उपयोग किया है, एक तो प्रश्न ये बनता है, और दूसरा रीतिकाल के कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है शुक्ल जी ने कहां से लिया है, तो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्धन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो उसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकाल में इतने ज्यादा कवियों की भरमार लग गई, जितने कवि मैंने ले लिए उतने ही बहुत ज्यादा है, तो और ज्यादा लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। रीतिकाल और किसी काल के कवियों में साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वो दिग्दर्शन गान के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध पुस्तक के रूप में लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि भैया मैंने कोई आलोचना नहीं लिखी है, मैंने कोई आलोचना नहीं लिखी है। अगर मुझे आलोचना लिखनी होती तो मैं क्या करता, एक स्वतंत्र पुस्तक उस पर लिखता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके विषय में केवल तथ्य लिखे हैं। अगर मुझे कोई आलोचना लिखनी होगी तो इनके ऊपर मैं अलग से कोई आलोचना लिखूंगा। ठीक है, रीतिकाल और किसी काल के कवियों के साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, दिग्दर्शन मात्र के लिए, किसके लिए प्रकट किए हैं? दिग्दर्शन मात्र के लिए प्रकट किए हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध पुस्तक के रूप में ही लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है, पर वहां भी विशेष विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह आवश्यक है कि उनमें कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है।
आधुनिक काल, अब देखिए यहां रीतिकाल तक उन्होंने चर्चा किया, रीतिकाल को शुक्ल जी ने बहुत कम महत्व दिया है। आधुनिक काल पे आ गए। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। अब आपको याद होगा कि यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। यह प्रश्न परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है, आपको याद होगा कि यह कथन किसका है, खूब अच्छे से याद होगा। क्या प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। तो किसने आधुनिक काल में गद्य का प्रवर्धन एक घटना के रूप में अभिवाद किया है, किसने आधुनिक काल को गद्य का एक घटना माना है? तो शुक्ल जी ने कहा है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, और यह परीक्षाओं में कई बार कथन पूछा गया है। इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उतनी अनेक रूपता का विधान कभी नहीं हुआ। और पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी जो आधुनिक काल में कवि थे या उनके समय के जो कवि थे, उनसे बहुत डरते भी थे। साहित्यिकता में है ही, मान लीजिए आपने किसी के लिए कुछ कह दिया, तो जो सामान्य वर्तमान काल के उस दौर के कवि हैं, तो आपका तो खोपड़ी फोड़ देंगे कि हमारे लिए ऐसे कैसे लिख दिया ना, एक आलोचना हो जाएगी। तो शुक्ल जी इसीलिए कह रहे हैं इस बात की ओर कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। इसलिए शुक्ल जी ने वर्तमान काल के कवियों को महत्व नहीं दिया, पर जी न माना वर्तमान सहयोगी तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। तो बहुत खुशी से उन्होंने नहीं किया, पर उन्होंने डरते डरते क्या कर दिया, यहां पर इसका प्रयोग कर दिया। तो उन्होंने डरते डरते आधुनिक, ये भी कथन काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों के कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे, जिसके लिए उतने तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका जो रूप मैं रखना चाहता था, वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं, इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। तो शुक्ल जी ने अपनी बात को स्पष्ट किया है कि इस पुस्तक को उन्होंने लिखा क्यों है। यहां पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भैया हमने इस पुस्तक को लिखा क्यों है। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। तो शुक्ल जी के इतिहास में किस चीज की ओर अधिक ध्यान दिया गया है? काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल के प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। तो अगले संस्करण की भूमिका के लिए उन्होंने इस बात को लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं वो क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। अब यहां से आपको याद होगा कि कम से कम 100 बार यह प्रश्न जरूर पूछा गया होगा। अगर सभी स्टेट का, सभी हर जगह से अगर ये आप एकत्रित करें, तो लगभग यह प्रश्न 100 बार परीक्षाओं में पूछा गया होगा। और 2021 के टीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान से पढ़ लीजिए इस प्रश्न को, क्या है ये? कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। तो यहां से कई बार प्रश्न बना है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषतः आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी तो ले ली गई हैं, क्योंकि
से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा काव्यों के नाम की गिनती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमार पाल चरित, सारंग धर्कृत हमीर रासों का पता नहीं है, पर प्राकृत पेंगलम सूत्र, उल्टे पुल्टे मुझे हमीर के युद्धों का वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद्य सारंग के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। यानी बाद में शुक्ल जी ने कुछ चीजें इसमें जोड़ दी हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कुमारपाल चरित, सारंग धर्कित हमीर रासों का पता नहीं है, इस पर लिख देते हैं। प्राकृत पिंगल सूत्र, उल्टे पुल्टे सुलझे हुए हमीर के युद्धों का वर्णन वाले कई बहुत से ओजस्वी पद छंदों का उदाहरण मिले हैं। तो यहां भी यह कथन इनका महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हो। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवित संग्रह मिश्र बिंद बनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ के का ही विवरण लिया है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। तो यहां से प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास संकलन में किस इतिहासकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है? किस इतिहासकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद से रीतिकाल से संबंधित जो कवियों का कविवृत्त संग्रह लिया है उसको उन्होंने यहां से लिया। शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों की खोज पड़ताल अपने से क्यों नहीं की? क्योंकि शुक्ल जी कहते हैं कि मुझे केवल कवियों के विषय में लिखना था, कवियों का क्या नहीं लिखना था? कीर्तन नहीं लिखना था, कवि कीर्तन नहीं लिखना, तो कवि कीर्तन नहीं लिखना था, जिसकी वजह से यह कविवृत्त संग्रह मैंने सीधे सीधे मिश्र बंधुओं से ही ग्रहण कर लिया और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह और स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू, अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में और किन किन ग्रंथों की सहायता ली है? तो यहां से भी प्रश्न खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा गया है? क्या क्या कौन कौन सी? राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए, तो उन्होंने श्याम सुंदर दास की सहायता ली। हिंदी गोविंद रत्नमाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की उन्होंने सहायता ली, जो उनकी रचना कविता कौमुदी है। तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उन तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में किन किन रचनाकारों और किन किन रचनाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया है और वहां से कुछ न कुछ ग्रहण किया है। तो राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी गोविंद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित रामचंद्र त्रिपाठी की कविता कौमुदी और श्रीयुत वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार से बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीन महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और इसके अलावा मिश्र बंधु का रीतिकाल के लिए वो कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसके लिए बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल के लिए उन्होंने किसकी सहायता ली है? तो केदारनाथ पाठक की सहायता ली है। पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, ना ही अब देने की हिम्मत कर सकता हूं। धन्यवाद को वो आजकल की एक बदमाशी समझते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र शुक्ल ने धन्यवाद को बदमाशी कहा है किसके सापेक्ष? तो केदारनाथ जी के लिए, केदारनाथ पाठक जी के लिए वो लिखते हैं कि केदारनाथ जी को मैंने धन्यवाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि आजकल की एक बदमाशी समझा जाता है धन्यवाद को। ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी क्या कहते हैं केदारनाथ पाठक के शब्दों में कि केदारनाथ पाठक समझते थे कि धन्यवाद को आजकल की एक बदमाशी समझा जाता है, इसलिए आधुनिक काल के प्रकरण में मैंने उनकी सहायता तो ली थी, लेकिन मैंने उनको धन्यवाद नहीं दिया। इस कार्य में
जो भूलें हुई हैं, उनमें सुधार की जो त्रुटियां रह गई हैं, उनकी पूर्ति, जो अपराध बन पड़े हैं, उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूं। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल अंत में अपना नाम लिख देते हैं। काशी आषाढ़ शुक्ल 5 1986। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये आपका पूर्ण हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? आज इनकी भूमिका पढ़ी। आज हम लोगों ने क्या पढ़ी? प्रथम संस्करण की भूमिका पढ़ी। तो सारे संस्करण जो आए, उन संस्करणों की भूमिका से इतने प्रश्न बनते हैं। यानी जो पहला संस्करण था, उस संस्करण की भूमिका में जितने प्रश्न बने, कम से कम 20-25 प्रश्न मैंने आपको बताए होंगे महज 10 पेज में, और वो सब महत्वपूर्ण है, आए हुए हैं। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में 2 बातें। तो ये जो टॉपिक होगा आगे से हम पढ़ेंगे। तो ये जो प्रयास है, ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाने का कोशिश किया, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप लोगों को कैसा लगा? क्या इस तरह की सीरीज शुरू की जाए तो आगे आप लोगों के लाभकारी होगी, हितकारी होगी? अपने कमेंट्स जरूर मुझे दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिस बैच का नाम है टारगेट नौकरी 2024, टारगेट नौकरी 2024 बैच का नाम है, जिसमें अभी हम पहला चैप्टर आलोचना से शुरू किए हैं। आलोचना की पहली क्लास हुई है, जो कि पब्लिक है यूट्यूब पे, वहां पर जाके आप जो है पहली क्लास पढ़ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमें कॉल कर दीजिएगा। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग लगातार 1 घंटे बने रहे, रविवार के दिन भी। आप सबका आभार। पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, और खूब प्रैक्टिस भी करिए। और जिस तरीके से मैं इतिहास आपको पढ़ा रहा हूं, इसी दृष्टिकोण से इतिहास पढ़िए, ये एक दृष्टि देता है आपको। इसी तरीके से रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़िए, रामविलास शर्मा को पढ़िए, और बच्चन सिंह को पढ़िए। तो सारे इतिहास ग्रंथों को भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी पढ़ाऊंगा। जो चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं आपसे किसी कारणवश, मैं आपको यहां पर कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज की कक्षा कैसी लगी जरूर कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।